विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। नमस्कार, मेरा नाम दिशांत निस्सर है। इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अभी जो रिज़र्व लिस्ट आई है अक्टूबर 29 को, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने 2019 में बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की है और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है और स्कूलिंग भी मेरी मुंबई से हुई है। और उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में। और अगर मैं यूपीएससी जर्नी की बात करूं तो 2022 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। 2023 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था और उसमें भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, बट 15 मार्क्स की वजह से मैं फाइनल लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। फाइनली ये जो है मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2024 वाला और उसमें मेरा क्योंकि 8 नंबर से फाइनल लिस्ट मिस हुआ था, तो ये जो रिज़र्व लिस्ट आई है तो उसमें जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं GS3 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि 2023 के भी अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 92 मार्क्स थे और 24 के अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 113 मार्क्स थे। तो यूजुअली GS3 में जो है इतने अच्छे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि टॉपर्स भी जो है 80 से 90s के बीच में ही मार्क्स ला पाते हैं। तो मैं स्पेसिफ़िकली इस चीज़ की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा ताकि एस्पिरेंट्स को जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। इन डेप्थ में GS3 की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे हम नोट मेकिंग करें, कैसे आंसर राइटिंग करें और फाइनली हम डिलीवर कैसे करें पेपर में। तो GS3 जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है। उसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो प्रीलिम्स का भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाते हैं। और क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा डायनामिक है तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 में। तो सबसे पहले मैं जो है सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। तो GS3 में अक्सर एस्पिरेंट्स और हम लोग सब यही मिस्टेक करते हैं कि हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखें GS3 के तो इकोनॉमिक्स के 2 या 3 ही हमको सिलेबस पॉइंट्स मिलेंगे, बट जो दूसरे सब्जेक्ट्स है GS3 में जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसके 4 सिलेबस पॉइंट्स है जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सप्लाई और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, और उसके बाद एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे जनरल टॉपिक्स। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के भी 3-4 सब्जेक्ट सिलेबस पॉइंट्स है जिसमें कि हम साइबर सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली एक ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और उसके बाद स्पेसिफिक डिज़ास्टर पे हम नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने इकोनॉमिक्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उस पर मैंने काफ़ी टाइम अपना डिवोट नहीं किया था, बल्कि मैंने जो है एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे छोटे छोटे सिलेबस पॉइंट्स जो है उनमें से हर साल एक सवाल आ जाता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 सवाल जो है GS3 में एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 4 इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं, तो कुल मिला के आपके 10 से 12 सवाल इन टॉपिक से हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इकोनॉमी जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं बस उतना पढ़े और बेसिक नोट मेकिंग फिर जो करनी है उसका थोड़ा सा अलग अप्रोच फॉलो करें। तो अब जो है मैं नोट मेकिंग की बात करता हूँ। नोट मेकिंग में मैंने स्पेसिफिकली जैसे हम यूजुअली एक अप्रोच टॉपर्स भी जो सजेस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं कि हम एक एक सिलेबस पॉइंट के हिसाब से अपने नोट्स बनाएं।
तो मैंने भी जो है सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इनके नोट्स बनाए। और मेरे नोट बनाने का ये स्ट्रैटेजी था कि मैं टॉपर्स के नोट्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फॉलो कर रहा था। तो मैंने 3-4 अलग अलग टॉपर्स के जो है नोट्स उठाए और उन सब में से मुझे जो जो चीज़ें कॉमन भी लगी और अच्छी भी लगी, उन सबको मैंने एक जगह अपने नोट्स में कंपाइल कर लिया। तो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं जिनके मैंने नोट्स फॉलो किए थे, तो उसमें श्रुति शर्मा मैम है, स्मृति मिश्रा मैम है और अनिमेश प्रधान सर है। तो इनके स्पेसिफिकली मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फॉलो किए थे। श्रुति शर्मा मैम के नोट्स तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने फॉलो किए थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे वो। तो इन चीज़ों को मैंने सबसे पहले जो है बेस बनाया था। उसके बाद जो मेंस 365 आती है, यूजुअली वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आती है। तो मैंने लेकिन क्या किया था कि पिछले साल वाली मेंस 365 उठा करके उसके जो है नोट्स बना लिए थे सेक्शन वाइज, ताकि यूजुअली बहुत बार जो है हम सोचते हैं कि काफ़ी डायनामिक होता है, बट इन सब सब्जेक्ट्स में स्टैटिक एस्पेक्ट भी सही होता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर इंडिया की एमएसएमई की पॉलिसी या इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी और ट्रेड के जो लिंकेजेस है, वो सारा कुछ चीज़ें काफ़ी स्टैटिक होता है। हम बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे ना भाग करके इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स की जो है नोट्स बनाएं, इनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है GS3 के लिए अलग से फैक्ट शीट्स मेंटेन करें। हर सब्जेक्ट्स का जो है हम हर टॉपिक का जो है हम डेटा बेस बनाएं। तो मैंने जैसे कि एक A4 साइज शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर करके इकोनॉमिक्स के जितने भी रेलेवेंट चीज़ें होती है उनका डेटा, इसके लिए एक शून्य IAS की भी बुकलेट आती है डेटा की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी और हर चीज़ के लिए डेटा की पॉइंट्स। फिर GS3 में जो है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुझे जहाँ जहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपीज से या टॉपर्स की नोट्स से और खुद से भी अगर आप मतलब बेसिक नोट्स वगैरह और ये फॉलो कर रहे हो, तो उसमें से भी आपको जो डायग्राम्स वगैरह मिल रहे हैं उसको आप एक जगह पे कंसोलिडेट करके बना सकते हैं। उसके बाद कमिटीज़ के भी हम एग्जांपल्स डालते हैं। तो मैंने भी जो है कम से कम 40 से 50 कमिटी की एक अलग A4 साइज शीट पे मैंने उनके नाम लिख लिए थे, ताकि आप रिविज़न अच्छे से कर पाओ। और आंसर्स जब भी आप लिखो तो आपको ये कॉन्शियसली इंश्योर करना है कि आप कैसे ना कैसे एक आध कमिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के सवाल है, तो उसमें हम शांता कुमार कमेटी का नाम जो है हमें मेंशन करना चाहिए। मरीन और ब्लू एक्सपोर्ट्स और ट्रेड की बात है तो उसमें जो है बी मीना कुमारी कमेटी के रिकमेंडेशंस, सेकंड ARC के रिकमेंडेशंस जो है हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर NDMA की जो गाइडलाइंस है उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस के थ्रू इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है GS3 में। तो दोनों साल मैंने एक अप्रोच फॉलो की कि मैंने कोई आंसर राइटिंग, मेरा अगर मैं GS1, 2, 3, 4 मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ तो मैंने उसको उसी तरह से लिखा। कोई ये नहीं है कि मैंने GS3 के लिए बहुत ज़्यादा अलग कोई आंसर राइटिंग की। तो बहुत बार GS3 में कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखिए। अगर एक सब हेडिंग है तो उसके अंदर आप 8 से 10 पॉइंट्स लिखिए, और टोटल एक 10 मार्कर में आप 15 से 20 पॉइंट या एक 15 मार्कर में 25 से 30 पॉइंट लिखिए। तो मैंने एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी। मेरे जितने नेचुरली पॉइंट्स आते थे, अगर मेरे एक सब हेडिंग के अंदर 5 या 6 पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। फिर मैंने वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि आप बस फटाफट पॉइंट्स बढ़ाने में आप सिंगल लाइन का ही एक पॉइंट लिख दो। तो मैं इसलिए ये रिकमेंड करूँगा कि मैंने एनरिच पॉइंट्स जो होते हैं, कि अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो भले वो 2 लाइन का है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, और उसके बाद आप ऐड कीजिए कि उसमें आप एग्जाम्पल या वैल्यू एडिशन या कोई केस वगैरह कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी आंसर राइटिंग की थी। 2-3 चीज़ें ये भी इंश्योर की थी कि आपकी कॉपी बहुत डेंस लगे। एग्जामिनर को आपको स्कोप ही नहीं देना है कोई खाली जगह छोड़ के कि उनको लगे कि शायद इनको कम पता है या उन्होंने लिखा नहीं है। तो मेरी कॉपीज़ एंड टू एंड में भर के रखता था, जो हमें हर GS में फॉलो करना चाहिए। तो GS3 में भी मैंने ये किया था। दूसरा, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह है, वो मैंने हर चीज़ में इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो 2023 में फास्टैग वाला एक सवाल था।
तो हमें बहुत कम चीज़ें पता होती है जो सबको पता है फास्टैग के बारे में कि हाँ टोल प्लाजास पे जो है ये टेक्नोलॉजी है और उसका रिप्लेसमेंट जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैंने अपने आंसर में टोल प्लाजा बना के, कार बना के, फास्टैग का वो कोड QR कोड बनाया था, सैटेलाइट वगैरह भी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि जिन आंसर्स में हम सब सेम लिख रहे हैं उसमें ये सब वैल्यू एडिशन करके हम एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और हम सिंपल वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के भी जितने भी सवाल है तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल है या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे सवाल है तो आप डायग्राम्स बनाइए, आप मैप पे दिखाइए, आप एरियाज़ बताइए क्या क्या हो रहा है। फिर आप जो है पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ्स बना करके डिफरेंस दिखा सकते हैं कि पहले इतना इंसर्जेंसी का इंसिडेंट्स होते थे और अब इतने हो रहे हैं। फिर आप जो है क्लाउड वाले जो डायग्राम्स होते हैं उससे आप बेसिक फीचर्स बता सकते हैं। तो एक चीज़ जो हर आंसर में या एटलीस्ट 20 आंसर्स में से 12 to 13 आंसर्स में आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स यूज़ करें। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन तो जैसे सब सजेस्ट करते हैं कि हमें डेटा से या फिर कोई रीसेंट एग्जांपल से या केस से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की जो एक हिडन डिमांड होती है कि अगर हमसे कुछ पूछा गया है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे दे हम। फॉर एग्जांपल अगर GS3 में हमसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है या ट्रेड के बारे में पूछा गया है तो हम इंडिया की करंट ट्रेड सिनारियो क्या है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे प्रोमिनेंट ट्रेड पार्टनर्स है। तो वो एक हिडन डायमंड जो है हम फ्लो चार्ट के थ्रू फटाफट से बता दें। उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है बट उससे आपका एक आंसर पूरा वेल राउंडेड लगता है। तो आंसर राइटिंग की मैं ये अप्रोच शेयर करूँगा कि अगर मैं उसको कंसाइज करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पे या वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे फोकस ना करें। पॉइंट्स में सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसको एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ करने हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में जैसे मैंने पहले बताया कि कमिटीज़ वगैरह का नाम इंक्लूड करना है। और कंक्लूजन में GS3 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर हमारी जो पॉलिसीज़ है या फिर हमारा जो विज़न है, फॉर एग्जांपल विकसित भारत 2047 का जो हमारा विज़न है तो उसको यूज़ करके हम बहुत अच्छे कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन मैं पर्सनली प्रेफर करता था कि मैं लिखूं। अगर मैं वे फॉरवर्ड भी लिख रहा हूँ 3-4 पॉइंट्स तो उसके बाद भी मैं 2 लाइन का एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि रैंडम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है GS3 के पेपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर है तो कई बार जो है बहुत सारी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। और ये चीज़ अक्सर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा पाते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम GS3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, कोई एक सोर्स को पकड़ सकते हैं। अगर हम मेंस 365 या फिर कोई कोचिंग की अगर हम सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो उसके हम फटाफट से शॉर्ट नोट्स बना लें और उतना ही पढ़ें। हम बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि और क्या आ सकता है और क्या आ सकता है। स्पेशली एनवायरनमेंट में तो हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं वही इनफ होते हैं मेंस के लिए भी, क्योंकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम हमारे 4-5 दिन बिगाड़ना मेंस के टाइम पर पे तो वो वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिखना चाहिए। दूसरा, बहुत बार जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज़ आती है तो 3-4 कोचिंग की हम टेस्ट सीरीज़ के वो सवाल देख लें कि इस साल ये लोग क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उनकी जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कोई ना कोई एस्पेक्ट यूपीएससी में शायद रिपीट हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है तो इस बार 25 में भी यूपीएससी का यही क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज में हमारे पहले गोल्स क्या थे और अब हमने उसको अपडेट कैसे किया है, जो पंचामृत गोल्स है। तो ये सब चीज़ें उन कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाती है। तो वैसे 20 या 30 क्वेश्चंस हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के कवर कर लिए तो उतना मोर देन इनफ होता है। बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम जेनेरिक पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने का हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो हमें एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को तो बस अटेम्प्ट करके उन पे 2 पेज भर के आगे मूव ऑन करना, यही राइट अप्रोच होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में भी जो है, क्योंकि इतना वास्ट है लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का एक क्वेश्चन था तो बहुत लोगों ने उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ी थी,
बट हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है कि हमें पता है स्टेट्स के फाइनेंसिस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या नीति आयोग जो है इसके बारे में अक्सर लिख देता है, तो उस इंफॉर्मेशन से और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम ऐसे सवालों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यही ओवरऑल GS3 की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कहूँगा। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम GS3 में ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि ऐसे जो रैंडम क्वेश्चंस है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दूसरा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम हमारे नोट्स जो है उसमें स्टैटिक एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। कॉमन पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को स्मार्टली यूज़ करना सीखे, ना कि हम एवरी ईयर जो है कोई करंट कंपाइलेशन से हम GS3 के नोट्स बनाएं। मैंने जो 2023 के अटेम्प्ट के लिए GS3 के नोट्स बनाए थे, इकोनॉमिक्स के या कोई भी सब्जेक्ट के, वो मेरे लिए इस साल भी जो मैंने मेंस दिया है उसके लिए भी रेलेवेंट है। बस बात आती है कि थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स चेंज होते हैं, तो डेटा हम जो है क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इस पे ना दें, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस है, तो हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू उनको स्मार्टली जो है सॉल्व करना है। तो GS3 में मैं सजेस्ट करूँगा यही स्ट्रैटेजी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।